हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने मॉक टेस्ट नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। आपने पीछे वाले सारे मॉक लगाए होंगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी में इम्प्रूव नज़र आ रहा होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब अपने आगे नेक्स्ट टेस्ट को करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। ओके दोस्तों, चलिए तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन। 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो खान की चाल क्या जॉन ने खान को हराया। ठीक है, देखो दोस्तों, ये मान लो कोई दौड़ थी, कितने मीटर की, ये दौड़ थी 1000 मीटर की। अब देखो 120 मीटर से हराया, इसका मतलब आपको देखना है जैसे मान लो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब देखो इनमें देखो टाइम का मतलब तो कुछ रहा ही नहीं, इसमें सेम है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर जॉन यहाँ से चला होगा तो खान भी यहीं से चला होगा, जॉन और खान यहीं से चले हैं। ओके, ये कितने की चाल से कौन चल रहा है? यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल अपने को ज्ञात करनी है। अब ये टाइम तो सेम, ये दोनों एक ही टाइम पर भागे। इसकी चाल ज़्यादा होगी तो ये पहुंच गया होगा, ये कम होगी तो ये पीछे रह गया होगा। लेकिन सेम टाइम में देखते हैं कितना चला होगा। ये देखो, ये अपने लिख लेते हैं जॉन, ये लिख लेते हैं अपने खान। अब जॉन है, ये देखो कितना चला होगा, तो आप बोलोगे सर सेम टाइम में ये 1000 मीटर गया होगा जॉन, पूरा का पूरा, ये पूरी दौड़ कर गया 1000 मीटर। अगर इसने 1000 मीटर दूरी तय की है तो बताओ इसने कितनी तय की होगी। आप बोलोगे सर 1000 मीटर तय की है तो इसने 120 मीटर कम, क्योंकि हार गया उससे, ये यहीं पर होगा, तो ये 120 मीटर कम रह गया मान लो। तो ये कितनी होगी, 1000 में से 120 माइनस करो, कितनी आएगी, 880 मीटर। इसका मतलब इसने दूरी तय की है 880 मीटर। अब देखो ये आपने डिस्टेंस का रेशियो बनाना है इससे, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काटोगे 25 और 4 से काटोगे कितना आएगा 22। अब बताओ, यहाँ देखो ये सेम टाइम था, डिस्टेंस का रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है, स्पीड के, तो स्पीड का रेशियो भी कितना हो जाएगा, 25 अनुपात कितना 22, यही। अब देखो आपको किसकी वैल्यू दी है, आपको दी है जॉन की। जॉन की कितनी है 25, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल किसकी है, जॉन की। आपको निकालनी किसकी है, किसकी निकालनी है, खान की। तो खान की चाल ज्ञात करनी है, आप क्या करोगे, 5 5 25, 5 8 40। अब देखो यहाँ से 22 8 176, अपोन में कितना है 5, 5 का भाग दे दो या नीचे 2 का गुणा कर दो, ऊपर 2 का गुणा कर दो, बस। नीचे 10 बनेगा, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, इसको 2 से गुणा करो, 2 छिके 12, 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, तो 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, एक सेकंड, 2010 में एक देश की जनसंख्या, ये देखो कितनी है, 256, 0 8 और 4 बार 0, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको दे रखी है। अरे ये तो आपको क्या दी हुई है, एक नंबर दिया हुआ है। चाहिए मान लो आपको मैं यहाँ पर 20,000 दे देता कि 20,000 जनसंख्या थी, तो क्या सवाल आसान होता, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 2020 तक जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, इसका मतलब यहाँ पर क्या था, ये जनसंख्या दी थी 256, 0 8 0 कितना है 8, ये दे दिया आपको। ठीक है, ये जनसंख्या दे दी। अब इसके बाद आप क्या है कि ये तो 100% जनसंख्या थी, कब थी, 2010 में। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे कि 256 0 8 0। आप इसका 2010 में थी इतनी, ये 2020 में 10% की वृद्धि हुई, तो कितने परसेंट की वैल्यू निकाल दो, 110% की। 2 0 से 2 0 कट गई। अब देखो इसका गुणा करना है, तो पीछे 1 2 2 और 1 3 0 आएगी पीछे, तो ठीक है। 11 का गुणा करने का मतलब क्या हुआ, आपको बिल्कुल आसान होता है, 8 का 8 आ गया, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6, 6 और 5 11। ठीक है, 6 और 5 11, 5 और 2 7 और 1 8, और ये कितना आ गया 2, तो ये आंसर आ गया इसका। या आप डायरेक्ट वैसे गुणा कर लेना, ठीक है ना। 11 से गुणा कैसे करते हैं अपने, 11 से गुणा करने की ट्रिक आपको पता होगी दोस्तों। देखो ये अंक 8 का 8, फिर 8 में ये जोड़ो
जीरो तो 8 आ गया, ठीक है। फिर जीरो में 6 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में 5 जोड़ा तो 11 आ गया, 11 का 1 आ गया। फिर 5 और 2 7, 7 में एक अंसल जोड़ेंगे तो 8। फिर क्या है, 2 के आगे कुछ नहीं, तो 2 का 2 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। देख लो कहाँ है, 28, 16, 88, ये रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक गन से काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले, मान लो एक गन है। गन पता है ना सर दोस्तों, गन आपको पता होगा कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, जैसे आय वर्ग होता है ना। तो वर्ग के 4 वर्ग, एक इधर वर्ग जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया, एक इधर, चारों साइड में 1 2 3 4 5 6 साइड होगी ना इसकी। तो 6 साइड में वर्गाकार होती है सारी की सारी, तो सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है। ए मान लो इसको सभी की, ठीक है ना। तो ये होता है घन। अब ये बोलता है कि इसमें से आपको क्या निकालना है, एक गोला निकालना है, तो गोले का आयतन बताना है। तो अब इसमें से गोला कैसे निकाल सकते हो आप बोलोगे सर इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। कितनी है ऊंचाई, जितनी ऊंचाई होगी पूरा पूरा यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लो इसके अंदर अपने गोला रखेंगे तो यहाँ से इस प्रकार बनेगा, यहाँ से ये तली को इसको टच करेगा और इसके ऊपर वाले इसी को टच करेगा, अंदर ये छत को टच कर रहा है, ऊपर वाली छत है इसको, ठीक है ना ये, और ये नीचे वाली को टच करेगा। तो ऊपर ये पूरी ऊंचाई कितनी होगी, जैसे मान लो आपका कमरा है, ठीक है ना, आपका कमरा है, जैसे मान लो आप जिस रूम में बैठे हो वो मान लो वर्गाकार है। तो आप देखो एक गोला बनाना है तो बिल्कुल बीच में बैठेंगे, बिल्कुल बीच का मतलब जैसे कमरा है यहाँ पर रखेंगे अपने, यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे सेम होगा। तो पूरी ये ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, जो इसकी अपने मान सकते हैं व्यास। तो इस ये गोला है तो इसका ये ऊंचाई मान सकते हैं अपने व्यास, है ना। तो ऊंचाई कितनी है, सभी की भुजाएं तो सेम ही है। तो 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ये कितनी हो जाएगी 3, तो ये कितनी हो जाएगी 3। इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 इंटू में r क्यूब कितना आ जाएगा 3 की क्यूब, 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी 27, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से इसको काटो, 3 एकम 3, 3 में 27, 22 चौके 88, 88 को 9 से गुणा करना है, 9 8 72, 9 8 72, तो 7 9 2, इसको डिवाइड करना है 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21, तो 113 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई होगी ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है तो कटोरे की धारिता ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों अर्ध गोलाकार बोला है, अर्ध गोलाकार आप कैसे बनाते हो, इस प्रकार होता है ना, मतलब गोले को काट देना, जो बॉल होती है ना आपने बॉल देखी उसको बीच में से काट दिया करो तो वो बन जाएगा अर्ध गोलाकार। इसने कहा है कि इसकी मोटाई का मतलब अगर मोटाई है तो इसका ये बाहरी हिस्सा होगा कि नहीं होगा, इसी प्रकार ये इसका हिस्सा होगा और इससे ये हिस्सा होगा। इसकी जो ये मोटाई है ना, ये चीज़ है, ये क्या दे दी इसने 0.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये अंदर वाली तो आपको दे दी, जो भी देगा यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, ये रेडियस है। बात समझ में आ गई क्या। अगर इसके ये समझ में नहीं आई है तो इसको मैं दोबारा थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। देखो दोस्तों इस प्रकार आपके पास एक क्या है अर्धगोला बना लिया, ठीक है, और इसके अंदर एक अर्धगोला ऐसा है, गोला तो ये अर्धगोला एक ही है, लेकिन इसके पास क्या है दोस्तों, ये क्या है, इसकी मोटाई के कारण ये अपने बना लिया, तो ये इसकी मोटाई है, ये अंदर वाली चीज़ है, ये क्या है इसकी त्रिज्या बन जाएगी r, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी त्रिज्या ही होगी, सारी त्रिज्या ही है। ये अंदर वाला एक बाहर वाला है। 0.5 सेंटीमीटर की इसकी क्या है, ये दे दी, इसकी क्या है मोटाई। यदि कटोरे का बाहरी व्यास का मतलब ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये अपने पास क्या होगी इसकी, ये देखो ये इसका व्यास दे दिया, सॉरी ये दे दिया, ये व्यास है। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी, बाहरी से 43 सेंटीमीटर दिया है व्यास है, तो इसकी आर कितनी हो जाएगी, आर कैपिटल आर लिख लेता हूँ, बाहरी व्यास है ना तो कैपिटल आर हो जाएगी 43/2, इसका मतलब हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर। अब बताओ 21.5 सेंटीमीटर क्या आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई इतनी ये,
तो ये 0.5 सेंटीमीटर है इतनी ये चौड़ाई, ठीक है। तो ये कितनी बचेगी अंदर वाली, तो आप बोलोगे सर 0.5 सेंटीमीटर कटा देंगे तो 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या बच जाएगी अंदर वाली। तो स्मॉल आर कितनी आ गई दोस्तों, 21 सेंटीमीटर। बस यही चीज़ निकालनी थी, कटोरे की धारिता निकालनी। धारिता का मतलब आयतन। बताओ गोले का आयतन क्या होता है, पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, आधा कर देंगे इसका, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 22/7, आर की क्यूब 21 × 21 × 21, 3 7 21, ये कट गया। 22 × 44, 44 को गुणा करना है किससे दोस्तों, 441 से। 441 बन गया ना, देखो कितना आ गया, 44 से कम 44, 4 आ रहा है। इकाई अंक देखो कितना है, किसी में नहीं आ रहा और इसी में आ रहा, तो ये आंसर हो गया। तो बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझने की बजाय आप क्या कर सकते हो, बस इतनी चीज बना ली, कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ेगी। देखो सारे की सारी इकाई अंक से आप बता सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 रुपये है। इस पर 8% की त्योहार छूट दी जाती है। इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट दी जाती है। मोबाइल फोन खरीदने के लिए किए जाने वाला नगद भुगतान रुपये में कितना है। दोस्तों जब भी त्योहार का मौसम होता है, त्योहार का सीजन होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, वो कहता है कि चलो 10% छूट, 20% छूट, ठीक है, ये होती है। लेकिन अगर आप नगद भुगतान कर रहे हो, वैसे तो त्योहार पर कोई उधार नहीं देता, लेकिन फिर भी एक होता है कि आप नगद भुगतान कर रहे हो तो आपको 5% की एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं या 10% की एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं। तो ये छूट होगी, तो आपके पास 2 छूट होगी। एक छूट आपको मिल गई 16,500 रुपये है, उस पर 8% की छूट दी है, तो कितने परसेंट वैल्यू दोगे आप इसकी, कितनी दोगे, 92%। अब ये कहता है अगर इस पर भी ये आपकी छूट आपको मिलना, आपको पैसे देने थे दुकानदार को, लेकिन उसने क्या किया कि अगर आप नगद पैसे दे रहे हो तो उसको 5% छूट वो और दे रहा है। इसका मतलब इसकी ये 100% वैल्यू थी पूरी की पूरी तरफ वाली, ये है ना, इसमें भी आपको 5% छूट और दे रहा है, ये वैल्यू देनी है आपको। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कट गया, 5 से कटा 19, 5 से कटा 20, 4 से कटा 5, 4 से कटा 23 और 5 से इसको काट दो, कितना आएगा 33। अब देखो 2 अंक सेम है ना इसके, 3 3 9, 9 9 81। चलो कर लो गुणा, कितना गुणा करना है, 33 × 23 × 19, ठीक है। 33 × 66, 33 तिया 99, 9 15 759 को 19 से गुणा करना है, 19 में 171, 17 बच गया, 19 5 95 और 7 102 112, मतलब 21 आएगा लास्ट में। ये देखो, तो आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, आगे 2 को ही गुणा कर सकते हो, ठीक है ना। इकाई अंक देख लिया करो, 2 अंकों से पता चल गया, देखो। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, कोई वस्तु उसकी कीमत में वृद्धि होती है तो आपको दे दिया, पहले 5% की वृद्धि हुई, फिर 10 की हुई, फिर 20 की हुई। आप इससे 2 तरीके से कर सकते हो। मान लो कोई वस्तु 100% थी, इसका मूल्य 100% था, 5% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 105 हो जाएगा। फिर दूसरी बार मान लो ये 100% वस्तु थी, 100% था इसका मूल्य, 10 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर इसको मान लो 100% थी, कितनी 120% हो जाएगी। अगर और होती यहाँ पे कि 100% है, मान लो 20% की वृद्धि, तो आप 120 और लिख देते, 130 थी तो 130 लिख देते, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको 3 दिए तो 3 तक लिख लिया। अब कहता है कि समतुल्य परिवर्तन, तो पहले मान लो 100 इसका रेट था, अब इसका कितना है ये ज्ञात करना है। 100 से कितना बढ़ेगा या कम होगा वो अपने देख लेंगे। काटो, 2 0 से 2 0 कट गई क्या, देखो दोस्तों 2 0 से 2 0 कट गई क्या, ये 2 0 मान लो कट गई, ठीक है। अब इसके बाद 100 से 100 काट दो, 5 से काटा तो 20 बार, 5 से काटा 21 बार, फिर 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 6 बार। अब देखो ऊपर आया 21 × 11 × 6, 21 छिका 126, 126 को गुणा करना है किससे, 11 से, 6 8 3 1, तो ये आगे दोस्तों 138.6 एक्स की वैल्यू। इसका मतलब इसकी वैल्यू आई है 138.6। तो बताओ 100 से कितनी बढ़ गई, 38.6। तो 100 से जो वृद्धि होती है वही क्या होता है, परसेंटेज वृद्धि होती है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5% की वृद्धि हुई है तो 20 से कितना हो जाएगा, 21। फिर 10% की वृद्धि हुई है तो कितना हो जाएगा, 10 से 11, 1/10 लिखेंगे ना। 20% की वृद्धि हुई है तो कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी।
फ्रैक्शन वैल्यू बना के, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो और जो यहाँ से वृद्धि हो वो निकाल लेना। ठीक है दोस्तों, 20 कितना हो गया 200, ये हो गया दोस्तों 1000, ये कितना हो गया 66, 21 छिके 126 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1386। देखो कितना वृद्धि हुई है 386 की, किस पर 1000 पर, लेकिन आपको तो 100% में बताना है तो ये आ जाएगा 38.6% की वृद्धि हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। देखो दोस्तों, एक होता है एवरेज स्पीड पूछा है आपको, तो एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब ये फॉर्मूला कब लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे मान लो ये पॉइंट ए से गई है ना, कहाँ पर गई बी से, ये पॉइंट ए से बी पर गई है, इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट बी से वापस ए पर ही आई होगी, तो इनके बीच की दूरी मान लो डी है, डी गई तो डी ही वापस आई है। जैसे स्कूल से घर पर गया या घर से स्कूल गया तो दूरी सेम होगी, है ना, तो ये सेम डिस्टेंस के लिए रखता है, आपको ये ध्यान रखना है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, कितनी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 75, वाई की वैल्यू 100, नीचे क्या आएगा x प्लस वाई, तो 100 प्लस 75 कितना हो गया 175, ये कितना आएगा 25 3 75, 25 7 175। ओके, 2 3 6, तो ये आ गया 600/7, इसका मतलब आ गया कितना किलोमीटर प्रति घंटा। इसको सोल्व कर लेना, 7 8 56, 4 7 5 35 और 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो ये इसका फॉर्मूले से हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है। देखो दोस्तों, ये कल वाले टेस्ट में भी आपके सवाल आया था, इसकी ये एफिशिएंसी होता है। जब भी आपको ये बोले कि 1 घंटे में वो इतना काम कर सकता है, मतलब 11 बेंच बना सकता है वो पर आवर, तो 11 बेंच बना सकता है कितने पर आवर, तो ये इसकी एफिशिएंसी होगी। ये भी 1 घंटे में 5 बेंच बना सकता है, तो 5 बेंच बना सकता है ये पर आवर 1 घंटे में। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत में उन्हें कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, एक साथ करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी एक साथ जोड़ दो, मैंने आपको कल बताया था कि एफिशिएंसी हमेशा जुड़ जाती है, तो 11 और 5 कितनी हो जाएगी 16 बेंच, कितने घंटे में 1 घंटे में। ठीक है, आपको देखो 1 घंटे में बनाते हैं कितने 16 बेंच बनाने में कितना घंटा लगता है, 16 बेंच में 1 घंटा। आपको 64 बेंच बनाने हैं तो कितने कर दिया, ये देखो ये 4 गुना हो गए, तो ये भी 4, नहीं तो ऐसे कर लो 1/16 इंटू 64, तो 16 चौके 64, तो 4 आवर लग जाएंगे। ओके, तो आंसर आ गया इसका 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आकाश एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है, तो आकाश 21 दिन में कर सकता है। दिया उसी काम को 63 दिनों में कर सकती है, 63 डेज में। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं और आकाश कार्य आरंभ करता है। देखो दोस्तों, इनका आपको क्या मानना है, टोटल वर्क कितना आएगा 21 और 63 का एलसीएम कितना आएगा 63, तो ये हो गया टोटल वर्क। इसका मतलब आपको लड्डू खाने हैं कितने, आपको लड्डू खाने 63। अगर ए लड्डू खाएगा आकाश तो ये 21 दिन में 63 लड्डू खाएगा, मतलब डेली के कितने खाएगा रोज की। आप बोलोगे सर 21 दिया 63, इसका भाग देंगे तो 3 लड्डू प्रतिदिन खाएगा। ओके, ये इसकी एफिशिएंसी आएगी। ये 63 दिन में 63 लड्डू खाएगा तो एक दिन में कितना लड्डू खाना पड़ेगा, रोज की 1 खाएगा तो 63 दिन लग जाएंगे इसको। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखो, इसने बोला है आकाश काम स्टार्ट करेगा, तो पहले आकाश कर खाएगा, फिर कौन खाएगा, दिया। ये पहले दिन का काम हो गया। ठीक है, पहले दिन का नहीं, पहले दिन आकाश खाएगा, दूसरे दिन दिया खाएगी। बात समझ में आई क्या। जैसे देखो, पहले दिन आकाश ने कितने लड्डू खाए 3, दूसरे दिन कौन आएगा, दिया आएगी, कितने लड्डू खाएगी 1, तीसरे दिन फिर आकाश आएगा, कितने लड्डू खाएगा 3, चौथे दिन फिर दिया आएगी, कितने लड्डू खाएगी 1। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। आपने देखो पैटर्न बनना है, एक के बाद 2 दिन के बाद रिपीट हो रही है चीजें, है ना, तो आपने इस प्रकार बना लिया कि 2 दिन में खाते हैं, 2 दिन लगते हैं कितने लड्डू खाने में, 4 लड्डू खाने में। ठीक है, तो आपको ना इसके नजदीक पहुंच जाना है। कैसे, इसको गुणा करो, कितने से करोगे, 15 से गुणा करके देखो। ठीक है, तो ये एक रोस्टर पूरा हो जाएगा, 15 चौके 60 और 15 दूना 30, 30 दिन हो गए और लड्डू कितने खा लिए आपने, 60 लड्डू खा लिए मान लो, कितने बच गए 3। अब देखो
अब किसकी बारी आएगी? जो ए से स्टार्ट की है, 15 की पूरी होगी ना ए, ये कितने खाएगा? 3 लड्डू। कितना दिन लेगा? 1 दिन लेगा। तो 31 दिन हो गए और टोटल लड्डू कितने खा लिए? 63। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका 31। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आसान है, आपको इसी तरीके से इसको करना है। यहाँ से 2 दिन है तो इसको ये काट मत देना यहाँ से जाके, आपका गलत हो जाएगा। ओके, इस प्रकार अपने नज़दीक ले जाएंगे। किसके नज़दीक है? ये 63 लड्डू है तो इसके जस्ट नीचे वाली संख्या तक ले जाएंगे। 16 से करेंगे तो 64 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक यात्रा में किरण ने बाइक से 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार से 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। देखो, ये पहले गया 50 मील की दर से, कितने गया? 50 की दर से कितने घंटे गया? 3 घंटे चाल से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 50 मील आ गई, 150 मील। दूसरी बार वह गया 65 मील की दर से, मतलब दर का मतलब हो गया 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक गया। तो कितनी हो जाएगी टोटल? 180 मील होगी टोटल। तीसरी बार में वह गया कितनी? 2 घंटे के लिए रुक गया। आराम करने के बाद वह गंतव्य तक पहुंचने के लिए 80 की चाल से गया। कितने घंटे तक चला? 4। तो कितनी आ जाएगी? 320 मील आ जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगी दोस्तों इसकी टोटल डिस्टेंस। कितनी आ जाएगी? 0, 3 और 2 5 और 5 10, 3 4 5 और 1 6। तो 600 मील होगी इसकी टोटल डिस्टेंस। तो आपके पास आ गई टोटल डिस्टेंस, कितनी आ गई? डी लिख दिया मैंने, 600 मील। टोटल टाइम कितना होगा बताओ? टोटल टाइम आप बोलोगे सर 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो गया। लेकिन दोस्तों 2 घंटे तक रुके, आपको औसत चाल पूछे कि एवरेज चाल इसकी कितनी होगी। तो 4 और 2 6 और 9 तो ये होगी, तो 9 और 2 11 हो जाएगी। तो 11 घंटे इसका टोटल टाइम हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस आती है ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आता है? टोटल टाइम आता है दोस्तों। ओके, यात्रा के अंदर जो भी आपको चीज दी है ना, टोटल कितनी आपने डिस्टेंस तय की है, कितना आपने उसमें टाइम लिया है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? 600 मील। और नीचे क्या आ जाएगा? 11 घंटे। ओके, काटो इसको। 11 × 5 = 55, 5 11 चौके 44 और 11 5 55, 11 चौके 44 मील प्रति घंटा। तो ये आंसर आ गया इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 नंबर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि अंकित मूल्य 11,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये चीज है, छूट का मतलब है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 11,000 रुपये अंकित मूल्य है और छूट हमेशा दी जाती है, वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 11,000 रुपये 18% छूट दे देगा, मतलब 11,000 में से 18% आपको नहीं देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 82% दे देंगे, 18 नहीं देना पड़ेगा। समझ गए ना? 100% वैल्यू होती है, उसमें से ये 18% छूट दे रहा है, इसका मतलब आपको 82% वैल्यू देनी है। दूसरी बार ये कहता है ये जो भी पेमेंट थी इसमें फिर 20% की छूट इसने दे दी। कोई जानकारी निकल गई होगी कि मैं चाऊ का लड़का हूँ, चाचे का लड़का हूँ, किसी का बोल दिया होगा कि चल 20% की छूट और ले जा। तो ये कितनी देगा? 80%। समझ गए ना? ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0, ये 2 0, 1 0 इससे और 1 0 इससे काट दो। ऊपर क्या बचेगा? 11 × 82 × 8। तो 82 8 को गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 × 64 और 1 65। ओके, 6 6 और 5 11, 11 और 1 12, 6 और 1 7, 72 16 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर गलत दिया हुआ है 3, तो ये आंसर आना है इसका। ठीक है ना? तो 72 16 इसका आंसर आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना? ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है और वजन बाजार के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है। उसका अर्जित लाभ, देखो दोस्तों, 15% लाभ पर बेचता है और वजन को वो कम तोलता है। जैसे आप बाजार गए, कोई सामान चीनी लाने गए, कुछ भी लाने गए, तो वो क्या करता है कि मैं 15% लाभ कमा रहा हूँ, वो कह के ले लेते इतना कि मैं तो 15% लूंगा, लेकिन वो 15% से ज्यादा लाभ कमाता है। कैसे कमाता है? वो सामान को कम तोल देता है, आपको नहीं पता चलता ना, मेरे को पता चलता है ना, सामान को कम तोल देगा। ठीक है ना? तो अब वो कैसे करना होता है, ये सवाल है। देखो, इसको अपने लिखेंगे सीपी और एसपी। सीपी का मतलब 100 रुपए की चीज को ये कितने में दे रहा है? 115 रुपए में। देखो 15% लाभ पर, तो 100 रुपए की चीज खरीद कर 115 में दे रहा है। ऊपर हमेशा रुपया लिखना है, नीचे हमेशा क्या आना है? वजन आना है।
ओके, वजन या वस्तु। और यहाँ पर बताओ 20% कम तोलता है, इसका मतलब अगर वो 1000 ग्राम लेके आया था खरीद कर, तो यहाँ पर 20% कम देगा तो कितना देगा, 800 ग्राम ही देगा। समझ में आई क्या बात है? 1000 का 20 कितना निकालोगे, 20% कम तोलता है तो कितना देगा, 80% देगा। तो 80/100 करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 800 ग्राम आ जाएगा। अब इसका रेशो बना लिया करो, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 और ये कितना आ जाएगा 4, 2 से काट दिया ना। फिर 5 से इसको काट दो, कितना आएगा 20। फिर 5 से इसको काट दो, 5 चौके 20, 5 से इसको काटा 23। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 अनुपात आ जाएगा दोस्तों 23। तो 16 रुपये की चीज़ को 23 में दे रहा है, ये है इसका एक्चुअल। अब कितना हो गया, 16 और 7 है 23, इसका मतलब 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 16 पर। तो 100 पर कितना होगा, आपको परसेंटेज में चाहिए ना, जब भी परसेंटेज में निकालना होता है तो गुणा में क्या आता है, 100 आता है। 4 चौके 16, 4 से काटा 25, तो 25 आते 175/4%। करो 4 चौके 16, 1 4 तिया 12, तो 43 आना है। देख लो, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आंसर आ गया इसका। बात समझ आ गई ना। तो आपको जब भी ये सवाल निकालना हो ना कि इतना लाभ हो रहा है, इतना वजन कम तोला है, तो ऊपर रुपये रख लिया करो और नीचे वजन रख लिया करो। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 8 और 24 का तीसरा समानुपाती ए है एवं 4 एवं 16 का मध्य अनुपाती बी है, तो a/b का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। देखो दोस्तों, पहली संख्या 8 अनुपात, दूसरी संख्या 24 समानुपात है, तीसरी संख्या कितनी होगी, तीसरी संख्या मान लो 8 24 और तीसरा समानुपाती ये दिए है ना। तो आपको 4 संख्याएं बनानी होती तब अपने पास समानुपात बनता है, अपनी हल करते हैं ना। तो इसके लिए बीच वाली संख्या को अपनी 2 बार लिखते हैं, इसको इसके साथ भी अटैच कर दिया करो, इसके साथ भी अटैच कर दिया करो, दोनों के लिए कॉमन ये आ जाएगी है ना। ये ए कहेगा मैं लूंगा, ये 8 कहेगा मेरे को लेना है, तो ये 24 कहता है चलो दोनों के साथ आ जाता हूँ। 8 के साथ 24 का वही संबंध है जो 24 के साथ ए का है। बात समझेगी ना। जैसे दोस्ती होती है लड़के और लड़की में, उनके बीच में एक मीडिएटर भी होता है ना। तो मीडिएटर दोनों की बातों को बराबर रखता है कि वो ऐसे कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, तो दोनों के पास उसको रहना पड़ता है ना। बात समझ आ गई ना, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं सोल्व तो दोस्तों, बाहर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं और अंदर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। तो 8 × ए बराबर क्या आता है, 24 × 24 आता है। ओके, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 8 तिया 24, तो 24 तिया 72, तो ए तो आ गया 72। अब दूसरा इसने पूछा 4 और 16 का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती क्या होता है दोस्तों, a × b का, a × b नहीं, जो भी संख्याएं दी होती है a × b के मतलब यहाँ पे x × y लिख लो जी, उनका अंडर रूट होता है। तो अंडर रूट ये मान लो b, इसने बोला कि मध्य अनुपाती b है। x कितनी 4, y कितनी 16, इनका रूट निकालना है। 2 आ गया और इसका 8 आ गया, तो 2 8 कितना आ जाएगा 16, इसका मतलब b की वैल्यू आ गई 16। a/b पूछे है, तो a/b क्या आएगा 72/16, 72 सॉरी ये 4 आना था, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 8 आ गया, 8 8 नहीं 72, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। ओके, 2 क्वेश्चनों को मिक्स करके इसने पूछ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 और 0.12 का तृतीय अनुपाती। देखो दोस्तों 1, दूसरी संख्या 0.12, तीसरी संख्या आप x मान लो। अब इसको अभी मैंने बताया तृतीय अनुपाती निकालना किससे कैसे। 0.1 का वही संबंध है किसके, 0.12 के साथ, जो संबंध 0.12 का किसके साथ है, x के साथ। अब बाहर वाली संख्याओं का गुणा करना है, अंदर वाली संख्याओं का गुणा इसके बराबर होगा। आप हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, पीछे करवाया मैंने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 20% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक है, तो 15,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, पहले साल के लिए आपके पास 16% वार्षिक, तो आपके पास क्या है 16% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, क्या आएगी 4 चौके 16, 4 से काटा 25, 4/25, मतलब 25 रुपये अगर मूलधन था तो आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 25 और 4 29 हो जाएगी। सेकेंड ईयर की बात करते हैं, सेकेंड ईयर में आपके पास कितना है 20% दे रखा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ओके, तो मतलब 5 रुपये अगर क्रय मूल्य था तो अब कितना हो जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य नहीं, इसका मूलधन। तीसरे साल के लिए क्या दिए इसने, थर्ड ईयर के लिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, इसका मतलब 20 रुपये मूलधन था तो 3 रुपये ब्याज बन जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ओके, तो ये 1 साल की दी हुई थी, तीनों साल की अलग अलग दी हुई है, आपने कर लिया। अब इनका क्या कर दो, गुणा कर दो।
कितना आ जाएगा, कट रहा है क्या, क्रॉस क्रॉस कट रहा है तो काट दो, ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 3, 2 से कट गया ना, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। इनको गुणा करेंगे तो 1250 आया है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 23 दिया 69, 69 को 29 से गुणा करना है, कितना आएगा 29 × 174, 29 में 261 होते हैं, 1 0 9 और 1 10, और ये कितना हो गया 2, तो 2001। इसका मतलब ये मूलधन था, ये मिश्रधन है, तो ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे सर ये ब्याज होगा, तो क्या 1 बच गया, ये कितना होगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, तो 751 बचेगा। ये आया चक्रवृद्धि ब्याज। आपको इसमें और इसमें से तीनों में से किसकी वैल्यू दी आपको, आप बोलो सर मूलधन दी है, ये देखो 15,000 रुपये की राशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 15,000 रुपये की राशि पर। तो मूलधन कितना है 15,000, लेकिन अपने रेशियो में कितना है 1250, गुणा में कितना आएगा 751, करो इसको, 0 से 0 कट गया, 25 5 125, 25 × 150 60 आ गया, ये कितना आ गया 12, 12 को गुणा करना है किससे 751 से, तो 12 एकम 12, ठीक है, तो 12 5 60 और 1 61, 6 आ गया, 12 7 84 और 6 90, तो 90 12 इसका आंसर आएगा। 90 12 कहाँ है, 1 नंबर ये रहा ऑप्शन। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 12 से विभाज्य 2 अंकीय सबसे बड़ी, बताओ सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की कितनी होती है 99, और सबसे छोटी कितनी होती है 10। अब इन दोनों के बीच में कोई संख्या आएगी जो 12 से विभाज्य होगी सबसे बड़ी संख्या। आप बोलोगे सर 12 का अपने टेबल पढ़ते हैं तो 12 8 96, 12 9 108, वो तो 3 अंकों की होगी, लेकिन 12 8 96, तो मतलब 96 होगी इनके बीच की संख्या, कौन सी 96, 2 अंकों की जो 12 से विभाज्य है, देखो। और 8 से विभाज्य 2 अंकीय संख्या सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, आप बोलोगे सर 10 है ना सबसे छोटी संख्या, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 से विभाजित हो, क्या 10 होती है क्या, नहीं। अब 10 से 99 के बीच में कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी जो 8 से होगी, 8 की टेबल में 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये तो छोटी होगी 2 अंकों की नहीं है ना, 8 दूनी 16 इसके बीच में आएगी यहाँ पर, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 से विभाजित है वो कितनी है 16, तो ये आ गई 16। पूछा क्या है, तो दोनों का लघुत्तम समानुपाती है, किसका 96 और 16 का, एलसीएम निकालना है, कितना आएगा 96, एलसीएम आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, 96 और 16 को इस प्रकार लिख लेना, इसका एलसीएम निकाल लेना, ठीक है ना। यार ये ऐसी संख्या जिसका दोनों का भाग जाए, तो 96 का इसमें जा रहा है और 16 का इसमें जा रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया, तो इसका आंसर हो गया 3 नंबर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। एक दुकानदार 2 तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है, वह शुद्ध शहद में 20% पानी मिला देता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। 40 किलोग्राम शुद्ध शहद के लिए 30 किलोग्राम की दर से भुगतान करता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, 50,000 इसकी जनसंख्या है वर्तमान। शहरों की ओर पलायन करने के कारण जनसंख्या में 5% की दर से कमी आती है। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या बताओ, पहले साल कमी होगी 5% की, कितनी बचेगी 95%। दूसरे साल फिर 5% की कमी होगी तो कितनी बचेगी 5%। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ संख्या आ जाएगी 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, तो कितना आएगा 95 का स्क्वायर करना आता है क्या, 5 की स्क्वायर 25, 9 दाए 90, ठीक है, 90 25, इसको 5 से गुणा करना है, कितना आएगा 25 5 100, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 में 45, तो 45,125 इसका आंसर आ जाएगा, तो 45,125 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था ये आपका क्वेश्चन। तो आज के लिए दोस्तों इतने क्वेश्चन थे आपके पास, तो आपने क्वेश्चन देखे होंगे। तो मैं आपको जो 20 के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसमें से कम 17-18 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया। ओके, तो आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए, चाहे टफ है चाहे सिंपल है। अगर आप सिंपल करते रहोगे तो पेपर में आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे टफ वाले, ठीक है ना। तो आप ये इस चक्कर में मत रहना कि सर सिंपल क्वेश्चन आते हैं, थोड़े टफ भी आते हैं। आपको ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको रियलिटी अभी बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर के बाद पछतावा होता है। पेपर के बाद क्या होता है, पछतावा होता है। तो पहले ही आप तैयारी कर लो अच्छे से। तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।